हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूईटी क्रैश कोर्स में। ठीक है। आज अपन करने वाले बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका सवाल जो है बहुत आसान आता है पर स्कोरिंग होता है। ठीक है। अब होता क्या है डिटरमिनेंट्स, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट्स क्या होता है। हर एक मैट्रिक्स से कोरिस्पॉन्डिंग, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कोरिस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनेंट होता है जिसमें आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2x2 का एक मैट्रिक्स है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक 2x2 का डिटरमिनेंट होगा। ठीक है। तो वहां पे आप 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो पर मैट्रिक्स की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो यही चीज आपको समझनी है। मैट्रिक्स काम आता है रिप्रेजेंट करने के, पर डिटरमिनेंट क्या काम आता है, उसकी वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई 2x2 का कोई है ए बी सी एंड डी। बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा एडी माइनस बी सी। क्या हो जाएगा आपके पास, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को किया, इस तरीके से आप एक 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर निकालना सीख गए तो यहां से एक नंबर का डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास ये रहा पहला सवाल। बताओ, अब देखो ऐसे ऐसे बच्चे सवाल है कि आप देखते ही इसका वैल्यू निकाल लें। जैसे पहला सवाल है आपके पास, ये सवाल मानो आपको मिल गया, अब आपसे बोले भाई इसको वैल्यू बता दो, तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 और माइनस, बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -21, तो ये कितना आ गया 21 - 12 एंड विच इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 9 के। सिमिलरली बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने, ध्यान से देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। बच्चों यहां पे एक आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा x+1 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा x² माइनस x+1 से और माइनस माइनस। बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, x² -1 के। बच्चों देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्या ये बात आप समझ गए, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा +2। इसे लिख लें। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए और चलते हैं आगे और कुछ सवालों की बात करते हैं। बताइए भाई, अब यहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आपकी जानकारी देखते हैं। यहां पे आपसे बोला है इसका वैल्यू निकाल दीजिए। बच्चों इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 70 डिग्री मल्टीप्लाई cos ऑफ 20 डिग्री माइनस माइनस कितना आ गया बच्चों, साइन, साइन में कितना आ गया 70 डिग्री और साइन कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, cos है cos बी माइनस साइन है साइन बी। बच्चों ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी का, cos ऑफ a प्लस बी। बच्चों ये कितना आ गया cos 90। जल्दी से बता दीजिए cos 90 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से फास्ट। cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। चलें आगे, आगे चलें अगले अगले कंसेप्ट ये सवाल की तरफ। ये सवाल बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका, कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। cos ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों 2 थीटा। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2 है ना भाई। ये मैथ्स है, ये मैट नहीं है जहां पर रौनक सर से कहीं गलती हो जाए, है ना। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखो गलती क्यों होती है उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि बहुत टाइम बाद आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, जो आपने जो भी ट्रिक से होती हैं चीजें, ठीक है, तो उससे हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। और तुम लोगों पे इतना फेथ है मुझे, ठीक है, कि थोड़ा सा तुम लोग गलती माफ कर देंगे। पर हाँ देखो अब ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आगे से पूरी जी जान लगा देंगे, है ना, कि कोशिश करेंगे गलती ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्या होता है जल्दी जल्दी चीजें समझाने के चक्कर में मेरा कोशिश रहता है कम टाइम में ज्यादा चीजें समझा सके, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो जाता है, कंसेप्ट में कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे चलें बच्चों, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, चलते हैं आगे, है ना भाई, ऐसे भरोसा बनाइए रखिएगा। चले आगे, ये रहा सवाल। बताइए भाई जल्दी से क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा बच्चों साइन 23 डिग्री cos ऑफ 7 डिग्री, साथ में प्लस प्लस में आ जाएगा साइन 7 डिग्री cos में कितना आ जाएगा बच्चों 23 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2। आंसर कितना आ जाएगा इसका, क्लियर है क्या। इस टाइप का सवाल दिखेगा तुम्हें, भरोसा नहीं होगा कि सर ऐसा सवाल आ सकता है क्या, और आएगा
और तुम सही करके आ जाओगे। चले आगे, चले। अब जोश कम तो नहीं हो गया बच्चों का? देखो क्या होता है, नया नया बैच चालू होता है ना, नया नया बैच चालू होता है, बच्चे जोश में रहते हैं, हाँ भाई हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, ये वो सर आग लगा देंगे, ये वो। 20 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, थोड़ा जोश कम होता है। आधे बच्चे फिर भी रहते हैं, हाँ 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 बिल्कुल सर, और आधे बच्चे अरे यार मजा नहीं आ रहा। फिर 1 महीना होता है कोर्स है ना भाई, ये एक ट्रेंड रहता है, ठीक है, पर उसमें रहता है फिर 10% बच्चे रहते हैं, बाकी 90% अरे यार ठीक है होगा तो हो जाएगा। और लास्ट में 5% जो बच्चा है वो तब भी लगा रहता है, और वही वो बच्चे होते हैं जो सक्सेसफुल रहते हैं। तो भाई पीडब्ल्यू के बच्चों का जोश कम तो नहीं हुआ, बता दीजिएगा। हाँ देखें आगे अगले सवाल की तरफ, आपसे बोला गया इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों आयोटा की एक कहानी आपको पता होगी कि आयोटा स्क्वायर ये कितना होता है, -1। कितना होता है बच्चों, -1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस आयोटा बी और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें a माइनस आयोटा बी से, तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, और यहां पे ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस, बच्चों आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? और ये आपके पास सॉल्व होके कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और अगर ये समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा। बताएं भाई, बताएं जल्दी से बताएं। माइनस, देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो बच्चों ये आ जाएगा सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई माइनस सी प्लस आयोटा डी। अब देखें भाई, ये माइनस मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, डी है क्या, डी लगा दीजिए। हाँ अब देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों इसको प्लस करके माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, वापिस से आइडेंटिटी लगा के सी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, डी स्क्वायर। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आएगा? चलें आगे, आगे चलें अगला। बच्चों अब बात करते हैं, अगर 3/3 का मेरे पास डिटरमिनेंट आता है उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालता हूं। वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ चीजों पे फोकस करना होगा। पहला है माइनर और दूसरा होता है कोफैक्टर। अगर आप माइनर निकालना सीख गए ना, कोफैक्टर तो आपसे निकल जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। माइनर निकालने के लिए आप उसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए। अब जैसे आपके पास ऐसा कुछ है, ध्यान से सुनना, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच और आई। बच्चों इसमें मुझे क्या करना है, अब देखना, मुझे इसका माइनर निकालना है। सबसे पहला माइनर M1। अब ये क्या होगा, तो भाई आप इसकी रो और कॉलम को हटा दें। 1 1 वाले एलिमेंट की रो और कॉलम को हटाने के बाद देखो एक 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा E मल्टीप्लाई आई माइनस F मल्टीप्लाई एच, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो M11 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, इसमें 9 एलिमेंट है, उनके कोरस्पॉन्डिंग 9 माइनर आएंगे, तो क्या 9 माइनर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली? ठीक है, लिख लें। अच्छा सर माइनर आ गया, तो फिर हम क्या कोफैक्टर निकाल सकते हैं? तो याद कीजिए सी आई जे होता है बच्चों -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। अगर आप एक बार एम आई जे निकाल लेते हैं ना, एम आई जे, तो फिर उसका सी आई जे निकालना बहुत आसान हो जाता है। लिख ले आप इसे। तो कोफैक्टर जो है, अगर आप माइनर निकाल लेते हैं तो कोफैक्टर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अभी अपन और आगे बात करेंगे इसकी। देखें अब इसमें मुझे माइनर और कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का। सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं M11 की। बच्चों M11 के लिए आप 1 1 वाला गायब कर दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। आपके पास क्या बच जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना, -2 एंड -10 कितना हो गया बच्चों, -12। नेक्स्ट M12 और फिर इसके बाद M13। बच्चों M12 देखिए भाई ये कितना आ जाएगा, इसको गायब किया और इसको, 4 दूनी 8 -6 कितना हो गया, 2। अगला ये प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो अब मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। 2 3 आपके पास ये वाला एलिमेंट है ना, ठीक है, बताएं भाई कितना आएगा, 1 3 वाला, तो भाई 20 + 3 कितना हो गया, 23। अगला M21, बच्चों M21 कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे ये गायब किया, -6 और -10 कितना हो गया, -16। अगला M22, बताएं भाई, ये गायब किया, ये किया, 2 -6 कितना हो गया, -4। अगला M23, ये कितना हो जाएगा, देखें भाई M23 5 + 9 14। M31 बताएं भाई, -6 + 2 ये हो जाएगा -4। M32 और
3 बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताते जाए। ये बताएं, 2 - 8 -6, और ये वाला -1 + 12 विच इज 11। ये तो बच्चों इसकी कहानी होगी। अब बात करते हैं कोफैक्टर। सबसे पहले C11, देखें अगर मैं इसकी बात करता हूं C11, बच्चों C11 का फॉर्मूला सोचो क्या आएगा, -1 की पावर I + j। अब यहां पे खेल है, I + j अगर इवन है तो -1 की पावर इवन तो 1 होता है, यानी Cij Mij के बराबर हो जाएगा। कब? जब I + j क्या होगा, इवन। पर अगर I + j ऑड हो गया तो उस केस में वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ये वाला। बच्चों I + j कितना है, 2, और विच इज इवन, तो भाई आंसर कितना आ गया, -12। पर इस केस में I + j क्या है, और यानी इसका नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों ये कितना हो जाएगा, -2। अब देखें भाई, ये हो जाएगा 23, ये आपके पास आ जाएगा 16, ये आपके पास हो जाएगा -4, ये आपके पास हो जाएगा -14, ये आपके पास कितना हो जाएगा, -4, ये आपके पास हो जाएगा 6, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, -11। सही है क्या? ये एक सेकंड, हाँ ये +11 होगा, है ना, +11। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलें आगे। तो ये माइनर और कोफैक्टर की कहानी होती थी। और सेम अगर आप इसमें देखें, अब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो भाई क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 6 तरीके से आप निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उस रो और उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने की जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसके अलोंग आप अगर एक्सपेंड करेंगे आप इजीली निकाल सकेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं डिटर्मिनेंट की, बच्चों आप सबसे पहले अगर फर्स्ट रो के अलोंग खोलेंगे A11 C11, सही है क्या आ जाएगा, A11 C11 प्लस में लगा दीजिए बच्चों A12 C12 प्लस A13 C13, इस तरीके से। पर इसको अगर आपको माइनर के फॉर्म में लिखना है तो माइनर के फॉर्म में लिख सकते हैं A11, ये तो M11 ही आ जाएगा। पर बच्चों ये कितना आ जाएगा, -A12 M12, और ये आ जाएगा A13 M13, इस तरीके से। सही है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू की। देखो अब इसकी में किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट रो के अलोंग करें 1 मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए A11 C11 कितना है, -12 लगा दीजिए, -12 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, A12 विच इज -3, तो यहां पे कितना आ गया, -3 मल्टीप्लाई C12 विच इज -2, है ना भाई। यह तो फॉर्मूले का माइनस लगाओ या फिर कोफैक्टर के हिसाब से आप फॉर्मूला लगा दो। अगला A13 कितना है बच्चों, 2, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23। अरे यार ये सॉल्व हो जाएगा क्या, 46 और 6 52 माइनस ये आ जाएगा 40। सही बात है, लिख लें, आप लिख लें। चले आगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी इसकी बात करते हैं, फिर अपन इसके प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है। देखें भाई, सबसे पहला बोलता है अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप डी का डिटर्मिनेंट निकालें या फिर डी ट्रांसपोज का निकालें, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सेम। चलें आगे। अगला ये, अब आपको बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0। अब कैसे करें, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, जब मैट्रिसेस पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। पर कब होता है, जब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, है ना भाई। आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 विच इज ऑर्डर। तो यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, आप बोल सकते हैं 0। क्यों, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिना एक्सपेंड किए आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। आपको इस तरीके से बोल देगा कि भाई आप ये बता दीजिए 0 0 0, यहां पे दे दिया a माइनस बी, ये में दे दिया p माइनस क्यू, और ये दे दिया x माइनस वाई। बच्चों यहां दे दिया b माइनस a,
ये दे दिया q माइनस पी और ये आपको दे दिया y माइनस एक्स। बताइए भाई इसका वैल्यू कितना होगा? आपको घबराने की बात नहीं है, आप सीधे देखिए भाई ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 0। बस आपको ये ध्यान देना, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड इज इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, यहां पे चाहे इसका क्यूब दे दे, यहां पे इसका क्यूब 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 है ना, ऐसे भी दे दे तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 0। क्यों? उसका रीजन क्या है? ये इसका नेगेटिव है, बस सीधा एक ही रीजन। चलें आगे चलते हैं। चलिए अगला, इफ एनी टू रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू जो है वो साइन से चेंज हो जाती है। अगर एक बार चेंज करोगे तो एक बार साइन चेंज होगा, अगर 2 बार चेंज करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। जैसे ये वाला केस है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू कितना है? डी। पर अगर यहां पे मैं इसको और इसको रिप्लेस कर देता हूं, अगर इन दोनों को रिप्लेस किया ना बच्चों, यहां पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब क्या है? एक माइनस का जो है चेंज हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 10 है तो उसका माइनस 10 हो जाएगा, बस। हाँ, अगर 2 बार चेंज करोगे तो वापिस से कितना हो जाएगा? 10। तो एक बार पे माइनस आएगा, 2 बार पे वापिस से वो हो जाएगा। अगला, इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी टू रो आर आइडेंटिकल, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर मानिए 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कैसे? उसका रीजन सुनना बच्चों। इस केस में अगर मैं R3 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, है ना, R3 के अलोंग, तो अगर आप गलती से C11 निकालें तो कितना आ जाएगा? देखो ये वाली वैल्यू 0। C32 कितना आ जाएगा? 0। C33 ये कितना आ जाएगा? 0। अरे ये तीनों 0 है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ पा रहे? चलें अगला ये रहा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। अच्छा अब देखिएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स में मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूं वो हर एक एलिमेंट से होता है, पर डिटरमिनेंट के केस में या तो वो एक रो से होगा या फिर वो एक कॉलम से होगा। जैसे अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे k a1 आ गया, है ना बच्चों, यहाँ पे k कितना आ जाएगा? b1, है ना, k b1। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? k c1। मतलब एक रो से जाके वो मल्टीप्लाई होगा। और अगर कॉलम में भी करना चाहता हूं तो मैं कॉलम में भी कर सकता हूं, है ना भाई, कॉलम में भी कर सकता हूं। इसको 2 कर दीजिए। चलिए ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रो या एक ही कॉलम से होगा। अब देखना, इसमें एक मस्त सा एग्जाम्पल भी बन जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं डिटरमिनेंट ऑफ k मल्टीप्लाई डी, वो क्या होगा? तो भाई देखो, k मल्टीप्लाई डी का मतलब समझ रहे हो कि हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। k a1, k b1, k c1। सिमिलरली k a2, a3, k b2, k c2, k b3 और k c3, ऐसा। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आप इसमें से k कॉमन, k और k, 3 k कॉमन निकाल सकते हैं तो बाहर कितना आ जाएगा? k की पावर 3। और बच्चों ये डिटरमिनेंट ऑफ d बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से k को कॉमन निकालना चाहता हूं तो बाहर तो निकल जाएगा, पर पावर में क्या आ जाएगा? जो इसका ऑर्डर है। अगर ऑर्डर नहीं पता तो फिर नहीं होगा, है ना, ऑर्डर आपको पता करना पड़ेगा। चलें अगला ये रहा, if each element of any row or column can be expressed as sum of 2 determinants, ठीक है ना, then sum of। देखें भाई, अगर यहां ध्यान से सुनना, अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 के सम में लिखोगे ना, जैसे ये देखो a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस z, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, पर चेंज कहां आएगा? यहां पे बच्चों a1 b1 c1 आ जाएगा और अगले वाले में क्या आ जाएगा? x y z। इसको करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि भाई ये दो जो है रिमेन अनचेंज होनी चाहिए। अगर इन दोनों को तुमने छेड़ाछाड़ी कर दी तो ये तुम्हारे क्वेश्चन के साथ छेड़ देगा, मार्क्स क्या कर देगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना, ये आप तभी कर सकते हो जब 2 रो या 2 कॉलम क्या हो? सेम। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज बाय एडिंग। अच्छा अब देखना, ये मस्त चीज है, ये आपका काम आएगा जीरो बनाने में। जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपसे ये बोला गया है कि मानिए किसी रो के एलिमेंट को आप उठाते हैं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद किसी में भी जोड़ देते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है सर ऐड कर दिया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नहीं, ये चेंज नहीं होगी। पर ये याद रखना, हर एक को सेम चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों होता है उसका रीजन सुनना।
मानो मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंड्स टू R1 प्लस m टाइम्स ऑफ R2, जैसे इसने ये लगा रखा। अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये सेम रहेगा R2 है ना, A2 B2 और C2, ये आपके पास आ जाएगा A3 B3 और C3, और यहां पे आपके पास आ जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, A1 प्लस m टाइम्स ऑफ A2, ये आ जाएगा A2 प्लस m टाइम्स ऑफ B2, और ये आ जाएगा A3 प्लस m टाइम्स ऑफ B3, ऐसा है। सही लिखा है क्या? थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लें, इसको सही कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड रुको, इसको वापस से लिख लेते हैं। ये B2 हो गया, ये C2 B3 और C3 है ना, ये हो जाएगा B1 प्लस m B2 C1 प्लस m C2। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों सेम है क्यों, उसका रीजन क्या है? अरे तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, देखो ये दो के सम में लिख रखा है तो अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये आ जाएगा A3 B3 और C3 प्लस, बच्चों ध्यान से देखना, ये आ जाएगा M A2 M B2 M C2, सिमिलरली ये आ जाएगा A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3, इसमें से M कॉमन निकालो। अब जैसे ही M कॉमन निकालोगे, ये सेम, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी ये वापस से कितना आ गया, D। मतलब ये चीज समझ पा रहे हैं, इसको क्लियर है, लिख लो, इस चीज को आप लिख लें। चले आगे, ये रहा, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है तो x माइनस a क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। ये चीज आप फैक्टर थ्योरम से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ बात करते हैं मस्त सवालों की, किसके सवाल किस तरीके से बनते हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको इसका वैल्यू बताना है। इसका क्या बताना है आपको, वैल्यू बताएं भाई, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखें। ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसने एक गलती कर दी, इसमें ये ओमेगा कर दो, इसको ओमेगा कर दो। अब बताओ, निकल तो उससे भी जाएगा पर ये ओमेगा करके, मेन सवाल इसका ये था, बताएं भाई कैसे करेंगे। तो यहां ध्यान से सुनना, अगर ये ओमेगा है तो बच्चों ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। 11th क्लास में अपन ने देखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है 0, और बच्चों ओमेगा का क्यूब ये कितना होता है 1। ये दो चीजें अपन को पता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट एक्सपेंड मत करना है ना भाई, प्रॉपर्टी लगाया कि R1 टेंड्स टू बच्चों R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया R3। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर यहां पे ओमेगा आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया, और ये ओमेगा आ गया। ध्यान से देखिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 0, और अगर ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो भाई एक रो के अगर तीनों एलिमेंट 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 0। समझ गए? अगर एक रो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, 0। अगला सवाल ये रहा, बताइए भाई, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको ये बताना है। चलिए सेम वही प्रोसीजर अपन अपनाते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या सोचा कि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए। जैसे आप तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां ध्यान से देखना कितना बन जाएगा भाई, इन तीनों को ऐड किया, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा, 2 प्लस 2 ओमेगा और 2 प्लस 2 ओमेगा। यहां पे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ओमेगा एंड 1। बच्चों इसको कॉमन निकाल लें, इसको जब कॉमन निकालेंगे ना, आपके पास क्या क्या आ जाएगा, ये 1 1 और 1 ऐसा आ जाएगा, और यहां पे ये ओमेगा आ गया, ऐसा कुछ। ध्यान से देखिए, और बाहर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 ओमेगा। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, है ना। इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक तरीका क्या है, आप या तो माइनस कर लें, है ना, इसको इस दोनों में माइनस कर दे, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, है ना। जब आपको लगे कि कैलकुलेशन अब आसान हो चुकी है तो आप इसको क्या करें, डायरेक्ट एक्सपेंड। देखें भाई, एक्सपेंड किया 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, साथ में आ जाएगा बच्चों -1, साथ में कितना आ जाएगा, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और +1, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा और माइनस ओमेगा, ऐसा कुछ बन गया। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, 0 होगा। तो यहां से ध्यान से देखें बच्चों, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा। साथ में देखें ये 1 से आप इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहां पे कितना आ गया, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा विच इज इक्वल टू -2 ओमेगा। लिख लीजिए इसे -2 ओमेगा। साथ में बच्चों ये कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो वो चीज तो कितनी हो गई, 0। इस तरीके से आपके पास कुछ बन गया है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। आप इन दोनों में से -2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो -4 आ गया और साथ में आ गया ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1। अब बच्चों ओमेगा प्लस 1 को आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा प्लस 1 को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा -4 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये बन गया 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। तो लगा दीजिए आंसर कितना हो गया। थोड़ा बहुत नॉलेज 11th क्लास का याद है, या बोलोगे सर ये भी सिलेबस में नहीं है, हम तो नहीं करेंगे ऐसे। हाँ ऐसे मत करना। चलिए आगे, अगला सवाल ये रहा, बताइए भाई इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखें किस तरीके से अपन सोच रहे हैं। मैंने क्या सोचा, इसमें मैं 2 रूल लगा देता हूं, ठीक है। एक तरीका तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दे, दूसरा तरीका समझना। मैंने बोला यहां पे इस वाली रो के थ्रू R2 टेंस टू लगा दिया R2 माइनस R2, है ना, और दूसरा लगा दिया R3 टेंस टू R3 माइनस R2। इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पे आ गया 1 4 n, R2 टेंस टू, ये इसमें माइनस किया बच्चों 3 आ गया, ये इसमें माइनस किया कितना आ गया 5, और ये इसमें माइनस किया 16 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों 7। समझ पा रहे, इसको इसमें माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 5, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और ये माइनस ये किया बच्चों कितना आ जाएगा। क्लियर। अब इसको और फर्दर एक्सपेंड करना है, तो एक तरीका तो क्या है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए, और 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए। पर मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई सॉल्व ही तो करना है, ये बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि 2 जीरो बनाना जरूरी है। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ जाएगा 145 माइनस 49 विच इज -4, -4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27 माइनस 35, और साथ में 9, ये हो जाएगा 21 माइनस 25। तो ये कितना आ गया -4 27 माइनस 8, ये हो गया +32, और साथ में -36 -8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सही है क्या। चलिए आगे, अगला सवाल ये रहा, आप इसका वैल्यू बता दीजिए बच्चों। फैक्टोरियल पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख ले। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे बोला है 2 फैक्टोरियल, भाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, ये हो गया 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1 विच इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल हो गया बच्चों 4 3 2 1 विच इज इक्वल टू 24। और 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 5 4 3 2 1 विच इज इक्वल टू 120। और इस तरीके से आप कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर इसको सॉल्व कैसे करें, है ना, इसको सॉल्व कैसे करें बता दीजिए, इसका वैल्यू कैसे निकालें, हम नहीं निकाल पा रहे। तो देखिए भाई एक और इसमें फॉर्मूला आप बना सकते हैं, है ना। वैसे ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू लगाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला एक और होता है कि अगर n फैक्टोरियल में से माइनस कर दिया ना n-1 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आता है n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये क्यों आता है उसका रीजन है, ऐसा नहीं हर कैसे लगा दिया। इसको लिख दो, इसको क्या लिख दो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लो, इससे आ जाता है। पर मत लगाओ, इसको डायरेक्ट लिखो। पहले इसको लिखो, यहां पे कितना आ गया 1 2 और 6 बच्चों, ये आ गया 2 6 24, यहां पे आ गया 6 24 और 120। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब मैं कैसे निकालूं, तो मैं तो क्या सोच रहा हूं माइनस डायरेक्ट खोल दो, खत्म करो, है ना भाई, खत्म करो। कितना आ गया 720 माइनस 576, साथ में -2 बच्चों 240 माइनस कितना आ गया 144, और साथ में +6 48 माइनस 36।
देखें भाई ये कितना आ जाएगा, यहां पे 24 24 44 144, साथ में ये आ जाएगा -480 प्लस 288 प्लस ये 12 हो गया ना 72। सही है क्या? सही है, परफेक्ट। चलें आगे देखें, इसको प्लस किया इसके साथ कितना आ गया 290 360 360 504 कितना आ गया 504 माइनस 480 कितना आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24। कितना आंसर आ जाएगा 24, है ना? क्लियर है क्या? चले आगे, परफेक्ट, ग्रेट। अगला सवाल ये, अब देखो इसको बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? मैं ये चीज देख पा रहा हूं, ये एक साइकिल बन रही है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। जब भी ऐसी साइकिल हो ना बच्चों, देखो अगर इन तीनों को आप ऐड कर दें तो भाई ये बी से बी गया, सी से सी गया, ए से ए गया, तो आपको रूल लगाना है कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये रूल लगाओगे ना बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पे बाकी सब तो ठीक है, बाकी सबको बाद में देखेंगे, सबसे पहले आगे देखिए यहां पे कितना आ जाएगा 0, ये 0 और ये भी 0। जल्दी से बता दीजिए कितना वैल्यू होगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? चले अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई बताएं। अब देखो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंड करने की बजाय मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे बताता हूं कि मैंने ये सोचा यहां पे देखो बच्चों 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पे P है, 2P है, 3P है ना? तो मैंने क्या किया, एक रूल लगाने का सोचा कि R2 को मैं कैसे चेंज करूंगा, R2 माइनस 2R1, और सिमिलरली R3 को मैं चेंज कर लूंगा R3 माइनस 3R1। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस P और ये आ जाएगा 1 प्लस P प्लस Q। साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो देखें भाई ये 2Q गया, है ना? 2P माइनस किया तो P माइनस। सिमिलरली बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3। सही चल रहे हैं ना अपन? और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये गया, देखो ये आ जाएगा 3P माइनस। अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, क्योंकि 2 0 बनने के बाद मत रुका करो, इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड किया, ये आ जाएगा 3P माइनस 2 माइनस 3P माइनस 3। तो भाई ये तो सॉल्व करके कितना वैल्यू आ गया। अच्छा इसको ऐसा भी पूछ सकता था, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। हाँ सही बात है, इसका आंसर P पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि एक कांस्टेंट है, ये Q से भी इंडिपेंडेंट होगा। चलें अगला सवाल ये रहा। अब देखें भाई यहां पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है। एक तरीका क्या है भाई, वही 3 1 है तो 0 बनाने का सोचो। 0 कैसे बना सकते हो, यहां पे पहला रूल लगा दिया, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1। सिमिलरली बच्चों C3 को लिख सकते हो C3 माइनस C1। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, यहां पे कितना आ जाएगा 1A और A क्यूब, साथ में ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास B माइनस A हो जाएगा और ये B क्यूब माइनस A क्यूब हो जाएगा। बच्चों ये 0 हो गया, ये C माइनस A हो गया, और देखो इसके फैक्टर हो गए C माइनस A, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से आप B माइनस A को और इसमें से C माइनस A को कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बच गया, ये 1, ये 0, ये 0, साथ में ये 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। अब देखिए यहां पे A क्यूब है, इसमें से B माइनस A निकाला तो बच क्या गया, ये बच जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB। सिमिलरली ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। इसको एक्सपेंड कर दो। अब तो जैसे ही एक्सपेंड करोगे ना आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, है ना? इन दोनों में से पहले तो इसको ऐसे लिख लो, B माइनस ए इंटू C माइनस ए, साथ में इसको एक्सपेंड किया तो बच्चों ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB। देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, इन दोनों में से C माइनस बी इंटू सी प्लस बी फैक्टर किए और A कॉमन लिया तो C माइनस बी आ गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया B माइनस A इंटू सी माइनस ए, और इसमें से आपने कॉमन ले लिया A प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बच जाएगा, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसके और इसके फैक्टर किए C प्लस बी इंटू सी माइनस बी, है ना?
और इसमें से a कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बन जाएगा c माइनस p। अब इसके फैक्टर कॉमन निकालने हैं तो ये वाला मुझे लगता है आंसर हो सकता है, देख लो एक बार, चेक कर लो। अब ये मत बोलना सर यहां तो a माइनस बी है, ये b माइनस है। अरे मालिक ये भी चेंज करना, c माइनस ए और ये c माइनस बी है तो इसको b माइनस सी कर लेना, माइनस मल्टीप्लाई करके। अगला सवाल ये रहा, बताना है आपको कि भाई इनमें से ये आंसर क्या होगा। अब देखो, अब इसको मैं जीरो नहीं बनाऊंगा, क्यों? अरे देखो भाई ये अटपटांग सा चीज बन रही है, तो अब क्या करेंगे, अब कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या सोचा, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो है हाँ दिख गया मुझे। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, ध्यान से देखना। ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से। यहां पे आपके पास आ गया साइन अल्फा, ये आपके पास आ गया साइन बीटा और ये आपके पास आ गया साइन गामा। सिमिलरली बच्चों ये आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस बीटा और ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ गामा। सिमिलरली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो भाई ये कितना आ जाएगा, हाँ सही चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। सही है। ये बताएं भाई साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, ये आ जाएगा साइन गामा कॉस प्लस कॉस साइन। अब ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पर अगर आप ये देख पा रहे हैं कॉस डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया है ना, क्या चीज करी, C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1 इंटू कॉस डेल्टा, तो ये वाली चीज गायब हो जाएगी। और साथ के साथ आप अगर इस वाले में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी लिख सकते हो माइनस C2 साइन डेल्टा, या फिर इसको प्लस को अलग अलग करके भी कर सकते हो, दोनों में से आपको डायरेक्ट जो भी आपको कंफर्टेबल है आप काम कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा साइन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा और ये आपके पास आ जाएगा साइन गामा और ये आपके पास आ जाएगा कॉस गामा। बच्चों ये हो जाएगा 0 0 और 0, 3 जीरो का मतलब हीरो। आंसर क्या हो गया ए, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए। चले आगे, अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई कैसे सोच रहे हो। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं देखो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके या माइनस करूं तो ये भी गायब हो जाएगा और 8 से करूं तो भी हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो क्या किया, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 4 R1, सिमिलरली R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 8 R। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। साथ में इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो बच्चों ये x आ गया, ये 0 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके x माइनस 2x आ गया। सिमिलरली इसको 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 2x आ गया, ये बच्चों 0 आ गया और इसको 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस 5। अब मुझे इसको ओपन करना है, किसके अलोंग करूंगा, इसके अलोंग। तो इसके अलोंग करने पे देखें ये आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो भाई ये कितना आ जाएगा x3। समझ पा रहे हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। चलें अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई इसे बताएं, सॉल्व करें। हर एक बच्चे को मैं चाहता हूं ये सॉल्व करे वो बच्चा, क्या इसका आंसर जो है वो बन रहा है, कैसे सोच रहे हो। डायरेक्ट एक्सपेंड करने का मुझे भी लग रहा है कर सकते हो, है ना, या फिर इसको दोनों में माइनस करके भी कर सकते हो। अब आपका मन है, आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे करना चाहें कर सकते हैं। बताएं जल्दी बताएं। देखें सबसे पहले इसको देखा तो भाई मैं तो रूल से चलता हूं, ठीक है, एक जिनको डायरेक्ट करना है वो कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अरेंज भी हो जाएगा, है ना भाई। इसके अलोंग एक्सपेंड कर देना, ये इसके अलोंग, आपका आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रूल के अलोंग चला, तो भाई सबसे पहले अपन क्या करें, अपन देख रहे हैं ये इस 1 से मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों को 0 बनाना चाहता हूं। तो भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए, R
1 टेंडिंग टू R1 माइनस R3 और R2 को भी चेंज कर दिया R2 माइनस R3। तो भाई ये कैसे चेंज हो गया, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, ये आ जाएगा 2a प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास 3। R3 चेंज नहीं होगा तो यहां 3 और यहां 1, देखो दोनों को माइनस किया तो 2 0। अब भाई इसको इसमें माइनस किया तो कितना आ गया a माइनस 1 और इसको इसमें माइनस किया तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1। अब देखो यहां पे मस्त चीज बनेगी, इसको माइनस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 आ गया। अब बच्चों इसको इसमें माइनस किया ना तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसको लिख दो a स्क्वायर प्लस 3 माइनस a माइनस 3, तो a माइनस 1 है ना और a प्लस 3, ऐसा कुछ बन गया। सही बात है क्या? अब देखो इसमें से a माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले सकते, जब दोनों में से a माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 3 2 एंड 0। सही बात है क्या? इसमें से a माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 1 0 3 3 एंड। अब इसको डायरेक्ट खोल दो। अगला कैसे खोलोगे, इसके अलाउंग तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 3 माइनस 4। मुझे लगता है तुम लोगों को इसका आंसर दिख गया होगा, समझ आ रहा है? लिख लो इसे, चलें आगे। अगला सवाल ये रहा भाई अगला सवाल, बताएं भाई क्या आंसर आ रहा है। कैसे सोच रहे हो? देखो डायरेक्ट एक्सपेंड करने का मत सोच, a 3a और 6a, तो 2 जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 3R, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 6R। अब जैसे ये काम करोगे ना बच्चों, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा a प्लस 2b और ये आ जाएगा a प्लस प्लस 2b प्लस 3c। साथ में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो b तो गया और 4a माइनस 3 ये कितना आ जाएगा a। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये गया बच्चों 6 7 तो बच गया b, और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 2a, तो 2a प्लस b। सिमिलरली इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो कितना बच गया 3a, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके है ना भाई, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 3, ये गया 6 दूनी 12, कितना बच गया 3b प्लस 5a। अभी भी चाहो तो क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट खोलो, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फर्दर माइनस कर दो तो भी हो जाएगा, पर डायरेक्ट खोलोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको मैंने इसके अलाउंग खोल दिया, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3ab माइनस 6a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया 5a स्क्वायर में से 6 स्क्वायर गया तो माइनस टाइम्स ऑफ a क्यूब। इसका आंसर कितना हो गया? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लिख लें इसे, चलें आगे चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की, कि भाई डिटर्मिनेंट का और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है आप डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। मानिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये आपके पास क्या है x1 y1 है, ये आपके पास क्या है बच्चों x2 y2 है, और ये आपके पास क्या है x3 y3। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, 1/2, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हो गया लॉन्ग मेथड, अब बात करेंगे ओपी मेथड, ध्यान से सुनो। उससे आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, वो बन जाएगा 1/2। अब देखो कोऑर्डिनेट लेना साइक्लिक फॉर्म में, सबसे पहले चालू किया यहां से तो ये आ गया x1 y1,
फिर x2y2, फिर x3y3 और फिर वापस से x1y1। जो पहला है ना उसको रिपीट कर लेना वापस। अगर अगर मानो ये 4 वाला होता, पैरेललोग्राम होता, तो भी ये सॉल्व हो जाता। कैसे? x4y4 रखते और वापस से x1y1 रख देते। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना। इसमें 2/2 के डिटरमिनेंट कितने बन रहे हैं? एक तो ये, फिर ये और फिर ये 3 डिटरमिनेंट बन। तो भाई ये क्या बन गया? 1/2। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, x1y2 माइनस x2y1 प्लस प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट विच इज x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मॉड ले लेना क्योंकि कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। इसे लिख लें। अच्छा, अगर कभी डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर कभी डिटरमिनेंट 0 आ जाए मतलब तीनों एक लाइन पे, यानी दे आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो भाई ये याद रखना, अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कौन से होंगे? कोलिनियर। करें भाई, इस सवाल को करें, बताएं इसे। हाँ भाई कर लिया। क्या बोला है? द सॉल्यूशन सेट। भाई इसका सॉल्यूशन सेट बता दीजिए, तो इसको सॉल्व करना। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि सिमेट्रिक टाइप का इसका रिलेशन है। तो आप क्या कीजिए, लगा दीजिए R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, तो देखो आधा सवाल तो आपका वहीं सॉल्व हो गया। देखो इन तीनों को अगर तुम ऐड करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2। इसमें भी 3x माइनस 2 और उसमें भी 3x माइनस 2, यानी आप 3x माइनस 2 को क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। और ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। बच्चों यहां 1 1 1 आ गया, ये 3 हो गया, ये 3x माइनस 8 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3x माइनस 8 हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए। जैसे आप माइनस करेंगे कि C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1, तो आपके पास क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, डायरेक्ट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बच्चों ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 11/3। क्या ये बन पा रहा है आपसे? देख लो, आप एक बार चेक कर लो। अब अगर ये आपके पास बन गया है, अगर ये आपके पास बन गया है तो इसको एक्सपेंड कर दे इसके अलोंग, और जैसे इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे यहां आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 11 मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, इसको इसमें किया, इसको इसमें किया, तो बच्चों ये आ जाएगा 3x माइनस 11 और ये अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस सवाल को बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखें भाई, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको एरिया निकालना है। एक तरीका वो 3/3 का डिटरमिनेंट बना के, दूसरा तरीका देखिए, इसको क्या कर दीजिए 1/2, यहां हो जाएगा -2 4 2 माइनस 6 6 5 और बच्चों ये 5 4 है, ये कितना है 5 और 4 और ये हो जाएगा -2 और 4। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको लेकर चलें, ये आ जाएगा 1/2 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 8, तो कितना हो गया? देखो आधा करते जाओ सबको, ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 4 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35। इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, इससे आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगला भाई ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो क्या करोगे? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आपका मन है कि भाई आप वो 2 वैसे बना के करो या फिर 3/3 का डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लो। देखें भाई, इसको कर दिया 0। अच्छा एक और काम कर सकते हो, 2 0 भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी डायरेक्ट खोल लो, सबसे बढ़िया ये हो जाएगा -k मल्टीप्लाई, इसके अलाउंग खोल रहा हूं मैं, है ना। देखना ये हो गया -2 -8 यानी -10 प्लस 2 मल्टीप्लाई। ध्यान से देखें भाई 2 है तो ये गया 3 -8 -5 और साथ में कितना हो गया? प्लस और ये -1, बच्चों ये गया -24 प्लस 16 40। अब इसको 0 कर दो यार, के बता दो तुम कैसे करोगे? इज इक्वल टू 0 करके के निकल जाएगा क्या? देखो इसको इधर लाए, इसको इधर, 10 और 40 50 5। चलिए अगला एडजॉइंट और इनवर्स की अपन बात करते हैं। अब एडजॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मेरे पास ए है, मेरे पास क्या है? ए, ऐसा A11 A12 A21 A22, ये मेरे पास एक 2/2 का है।
ऐसे 3/3 की भी बात कर लेंगे, पर अभी 2/2 की बात करते हैं। बच्चों इसका एडजॉइंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, यहां पे एलिमेंट की जगह लगा दो उसके कोफैक्टर, C11 C12 C21 C22, और क्या लगा दो, ट्रांसपोज। पहले तो एलिमेंट को किससे रिप्लेस करना है, कोफैक्टर से, और फिर क्या करना है, ट्रांसपोज लगाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 भी होना चाहिए, 3/3 का भी आप इजीली निकाल सकते हैं इसी तरीके से। चले इसका एडजॉइंट निकालें, क्या करेंगे, सबसे पहले C11 निकाल लीजिए। भाई C11 कितना आ गया, ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को हटाया, 3 आ गया। C12 कितना आ गया बच्चों, -, समझ पा रहे, C21 कितना आ गया, ये आ गया -5, और C22 ये कितना आ गया, 2। भाई लगा दीजिए फॉर्मूला। तो एडजॉइंट का फॉर्मूले की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए भाई 3 -1 -5 और 2, इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए, 3 -1 -5 और 2। अब बात आती है सर हमेशा इतना बड़ा करेंगे क्या, है ना, इतना नहीं। देखो अगर 2/2 का है डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो डायगोनल एलिमेंट है इनको चेंज करो, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करो एक दूसरे से, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके आगे माइनस लगाओ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं A B C और D है, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, D A -B और -C। इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ये। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालना है तो सेम वही तरीका है ना, बस इसमें क्या करना है भाई, डायरेक्ट नहीं निकलेगा पर वैसे तो निकाल सकते हो। भाई C11 बता दीजिए, C11 कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1। बच्चों C12 निकालते हैं, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई, है ना भाई, फॉर्मूला तो नहीं भूले, -1 की पावर i + j mij। भाई mij बताइए भाई, 0 - +4 ये हो गया 4। C13 बता दीजिए कितना हो गया, ये हो गया भाई 0 + 4 8। C21 ये कितना हो गया, माइनस, बच्चों ये आ गया -6, है ना भाई, देखें ये -6 और -20 यानी -26, तो कितना आ गया 26। C22 बताएं भाई, ये गया ये गया, कितना आ गया, 3 + 16 19, सही है। C23 कितना आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम को हटाया, इसकी रो और कॉलम को हटाया, कितना आ गया, 5 - 8 -3। सिमिलरली C31 32 और 33 आप तीनों भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूले में पुट करके ट्रांसपोज लगाना मत भूलना, बस जैसे ही लगाओगे आंसर बताना। अच्छा फिर एक और चीज निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना, एक ए का डिटरमिनेंट निकालना, और यहां पे पावर के है तो के की वैल्यू बताना कितनी आएगी, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। इस केस में के की वैल्यू कितनी आएगी, चलें आगे, ये रहा। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें ए को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ जाएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट इंटू आई। और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इनवर्स, कैसे, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैंने बोला डिटरमिनेंट ए 0 है तो वो सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट ए अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा। और इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होना चाहिए, अगर सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है सर इनवर्स कैसे निकाले, तो ध्यान से सुनना भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बच्चों ये किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आया था डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब बात आती है सर मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स से यहां मल्टीप्लाई किया, है ना, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है, आई एन यहां लगाया, ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई किया और ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया। तो यहां से ए इनवर्स कितना आ गया, इसको नीचे लिया है, और ये ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ये। पर ये तभी निकलेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, अगर 0 है तो आप बिल्कुल बोल देंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल दीजिए। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 14 - 12 विच इज इक्वल टू 2। तो भाई ए इनवर्स कितना हो गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हो, इसका कैसे लिखते हैं भाई, इन दोनों को रिप्लेस किया, 7 2 3 और 4, इस तरीके से इसका इनवर्स आ जाए। चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ये बच्चों, a प्लस बी का होल इनवर्स निकालना है, तो पहले आप a प्लस बी निकाल दीजिए। इस केस में a प्लस बी आ जाएगा 1 2 2 और 3।
क्या इसका इनवर्स निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। अब इसका इनवर्स क्या आएगा बच्चों? 1/-1 है ना, 1/-1 और यहां पे आ जाएगा 3 -2 और -2। अब माइनस से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा -3, 2, 2 और -1। ये क्या आ गया? इसका इनवर्स है ना, ये क्या आ गया? इसका इनवर्स। सही लिखा है ना भाई? 2 हो गया, नहीं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये सही है, ठीक है। अब ये आ गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। अब ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स कितना है? पहले तो अपन इसकी बात करते हैं। ए प्लस बी का होल इनवर्स है, वो कौन सा आएगा? क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है? नहीं। अब ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स निकालते हैं बच्चों। ये हो गया 12 - 8, कितना हो गया? -4। और इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? इसका डिटरमिनेंट आ गया 2। तो भाई ए इनवर्स निकाल दीजिए और बी इनवर्स निकाल लीजिए। अब जैसे आप ए इनवर्स और प्लस बी इनवर्स करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा? यहां पे 1/-4, 1/-4 आ गया। साथ में आप क्या कर सकते हैं? साथ में लिख सकते हैं इसका एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? 4, 3 -4 और कितना हो गया? -2। साथ में बच्चों प्लस बी इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2 है ना। ये +4 है, क्या +4 लगा, ठीक है, +4 हो गया है ना, ये +4 लगा दिया। हाँ अब बताएं भाई, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, दोनों को रिप्लेस किया, -1 -2 और इन दोनों का नेगेटिव यानी 2 और 0। इसको सॉल्व करना आसान है। देखो इसको 4 से डिवाइड किया बच्चों, ये आ जाएगा 1 -1 -1/2 और 3/4। और इसको 2 से डिवाइड किया, -1/2 है ना। देखो ये कितना आ जाएगा? बताएं भाई। मेरे को लग रहा है कुछ मैंने लफड़े कर दिए। देख तो अगला ये 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये कितना आ गया? -1। देखो भाई इसको ऐड करके ये कितना बन गया? ये आपके पास बन गया 1/2। कितना बन गया? 1/2। नेक्स्ट आ गया 0, नेक्स्ट आ गया आपके पास 0। अगला -1/2, अगला आ गया -1/2 और लास्ट आ जाएगा -1/2। एक बार यार ये चेक करो, मुझे पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रही है। a प्लस बी कितना हो गया? 1, 2 है ना, ये 1 और 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। 3 -4 यानी -1 हो गया। और इसका एडजॉइंट, 3 1 -2 -2, ये सही है। मल्टीप्लाई करके ऐसा आ गया ये। तो भाई अब तो बता दूं, इसका ऑप्शन दिख गया तुम्हें है ना, इसका ऑप्शन दिख गया होगा क्या आंसर आ रहा है। चले आगे, आगे चले। ये रहा, इसका एडजॉइंट बता दो। अब डायरेक्ट बताओ, DA - B - C कर पा रहे हो? चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? बच्चों अगर A सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? 0। अब याद रखना, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट बच्चों, ये डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर कितना आता है? n-1। अब मुझे ये बताओ, अगर डिटरमिनेंट A 0 है तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा, यानी ये भी कौन सा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या ये बात समझ पा रहे? अगला, अगर A और B दो n/n के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भाई यहां पे ये वाली आइडेंटिटी नहीं होती है। ध्यान रखना बच्चों, जब AB का होल इनवर्स होता है ना, ये बनता है B इनवर्स और A इनवर्स, ऐसा, ठीक है। अगला, अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है तो ये भी नॉन सिंगुलर ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B, और वो भी किसके इक्वल होगा? नॉट 0 के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। अगला, अब ये देखो, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ रहा है? A क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, n कितना है? 3, तो A स्क्वायर। भाई ये कितना हो गया? A की पावर 6, C ऑप्शन। चले आगे चले, अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई। अब देखो ये मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके उसमें है नहीं, पर मैं आपके आरडी शर्मा से उठा के लाया हूं उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर गलती से उससे सवाल आ गया तो आपको याद होना चाहिए। अगर बच्चों 2 है ना, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। इसके प्रूफ की बात अपन मेंस और एडवांस में करते हैं, ठीक है। पर यहां पे बस आप एक रिजल्ट को याद कर सकते हैं, अगर 3 एडजॉइंट हो तो n-1 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे n का वैल्यू 3 है, तो बच्चों ये डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर कितना हो गया? 4। इसका डिटरमिनेंट ये निकाल सकते हो, बताओ भाई, हो जाएगा? आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मुझे तो दिख गया इसका आंसर, मुझे दिख गया इसका आंसर, बताना तुम लोग क्या इसका आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
अगर बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अलग अलग डिटरमिनेंट लगा सकते हो, तो भाई ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर -1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये -1 बाहर आ जाता है बच्चों, ये माइनस हो गया और ये ए और ये बी, इसको अपॉन में ले जाइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, कैंसिल कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बाद। चलिए ये बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए बताने, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटू आई है, और ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया बच्चों 10 बाहर निकाल के 1 0 0 1। अच्छा ये आई एन क्या होता है? यही होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? 10। क्या ये समझ पा रहे? हाँ चलें आगे। ये रहा ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हो, ऐसे लल्लू लल्लू से सवाल आएंगे, क्या तुम लोग कर पाओगे? चलें आगे, अगला सवाल ये, ए की पावर एन क्या होगा, है ना? ए की पावर एन क्या होगा इस केस में? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। ए पता है आपको, है ना? निकालें, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर मतलब 2 - 1 3 -2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 - 1 3 -2 से। ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 4 - 3 1, इसको इसके साथ लिया बच्चों, ये आ गया -2 + 2 0। सिमिलरली ये आ जाएगा 6 - 6 0, और ये कितना आ गया बच्चों? ये फिर से कितना आ गया? अरे समझ गए क्या? अगर ए स्क्वायर 0 आ गया तो ये किसके इक्वल आ गया? आई। अगर ए स्क्वायर आई है तो ए क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों? दोनों को ए से मल्टीप्लाई किया ए। अब ए की पावर 4 निकाला, ये फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर क्या था? आई। मतलब जितनी भी इवन पावर है उस केस में ये आई आने वाला है, पर एन इवन होना चाहिए। अगर एन ऑड होगा तो ये वापस से ए के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है चले अगला सवाल ये रहा, आपको इसका इनवर्स बताना है। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो, सुनना देखो, एक तरीका है, लॉन्ग मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा, उससे इसका आंसर आएगा। मैं बताऊं क्या आंसर आएगा? देखो ये आंसर आ जाएगा ये, और डायरेक्ट भी आ जाता है। डायरेक्ट कैसे आएगा पहले एक बार समझ लेते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे बच्चों, वो आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। तो भाई इनवर्स का फॉर्मूला लगाया 1/x/z, है ना? ध्यान से सुनना, जहां पे जीरो है, जहां पे जीरो है वहां तो जीरो ही आएगा। क्यों? देखो इसके करस्पॉन्डिंग लोगे 0 0 आ जाएगा, तो भाई यहां तो जीरो, ये जीरो, है ना? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। यहां पे देखो क्या आएगा? y इंटू जेड। कितना आ जाएगा? वाई जेड। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई, और इसका ट्रांसपोज भी सेम रहेगा। अब देखो एक्स वाई जेड से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z, यानी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझेगा? कर पा रहे हो ये? चलें आगे, आगे चलें, आगे चलें। अब देखो ये कुछ सवाल है जो मैंने प्रैक्टिस शीट में डाले हैं। एक सवाल जो है वो मुझे और करवाना है, ये वाला, इस सवाल को मुझे और करवाना है, ठीक है? मुझे इससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बातें करनी है। सुनना, देखो किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो एक तरीका तो क्या है, उसको पूरा सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट कर लो। उसका दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है? ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं तो f(x) वो क्या आएगा? देखो सबसे पहले किसी एक रो का डिफरेंशिएशन कर लो, बाकी दो को सेम रहने दो। जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो बच्चों ये आ जाएगा 0 0 और 0। सिमिलरली बच्चों ये बाकी सब सेम रहेगी, समझ गए? प्लस प्लस, अब क्या करो? सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दो को सेम रहने दो, तो ये आ जाएगा 3 2 1। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 12x 6x स्क्वायर और 4x क्यूब, बाकी सब सेम 1a और a स्क्वायर, प्लस प्लस। अब देखो ये दोनों सेम, इसका डिफरेंशिएशन 0 0 0। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? 0 0, क्योंकि 3 0 आ गए। अब f' निकालना था तो x की जगह क्या रख दोगे? a। अब जैसे x की जगह a रखोगे, यहां पे आपके पास f' आ जाएगा क्या? और f' का वैल्यू हो जाएगा 3 2 1 12a 6a स्क्वायर और 4a क्यूब, 1a और a स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ठीक है? इसमें से कॉमन आ जाएगा 2a, और इसका आंसर बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट सा जवाब आ जाएगा, ठीक है? तो चलें आगे, चलते, बाकी के सवाल आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे अपन करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। मस्त चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है?
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।